आज की वीडियो में हम कर रहे हैं वस्तु विनिमय प्रणाली और इसकी कठिनाइयाँ और मुद्रा की विभिन्न परिभाषाएं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है। इस प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। आरपी केंट के शब्दों में वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना ही वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय है, एक्सचेंज है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा विनिमय का माध्यम नहीं थी, तो वहां वस्तु के बदले में वस्तु से ही विनिमय किया जाता था। इसके साथ ही धारणा है वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था, द कंसेप्ट ऑफ सीसी इकोनॉमी। सी यहाँ वस्तु के लिए आया है। तो वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं का जो विनिमय है वो वस्तुओं से ही किया जाता था। वस्तु को वस्तु से ही बदला जाता था और वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन इस प्रणाली में काफी कठिनाइयां थी। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयां थी या असुविधाएं थी। फर्स्ट है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई होती थी। एक ऐसी व्यक्ति को ढूंढना जो वस्तु मेरे पास है उसको बेचने के लिए और मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है ऐसी वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास होना, ये बहुत ही कठिन था और दुर्लभ घटना थी। क्योंकि किसी एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे की आवश्यकता को और दूसरे व्यक्ति की वस्तु पहले की आवश्यकता को पूरा करे, ये एक असंभव संभावना थी। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी लागत। तो वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी भी लागत काफी ऊंची थी। पहले तो तलाश की लागत थी। एक ऐसे व्यक्ति को तलाश करना जिसकी जो आवश्यकताएं या जरूरतें हैं वो आपसे मेल खाती हो, तो इससे तलाश के रूप में ऊंची अवसर लागत होती थी। और दूसरा प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। आपको उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी जिसे आप वस्तु को खरीदने के लिए राजी हैं, जो आप बेचना चाहते हैं, और उस वस्तु को बेचना चाहते हैं जिसे आप खरीदने के लिए राजी हैं। तो ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा काफी असुविधाजनक है। थर्ड है मूल्य की समान इकाई का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य की समान इकाई का भी अभाव पाया जाता है और इस अभाव में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना या बताना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे मान लो आपके पास एक गाय है और उससे गाय का मूल्य पूछा जाता है, तो आप निश्चित तौर पर उसका मूल्य बताएंगे लगभग 10,000 रुपए। लेकिन यदि यही बात वस्तु विनिमय प्रणाली में आपसे पूछी जाए तो आप उसका मूल्य गेहूं, चावल, अनाज या किसी अन्य वस्तु में देते हैं, या किसी अन्य वस्तु में गाय का मूल्य निर्धारित करना
बहुत ही कठिन था। तो एक वस्तु का मूल्य बाजार में दूसरी वस्तु के रूप में निर्धारण करना, ऐसी स्थिति में लेखांकन प्रणाली का विकास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतानों या स्थगित भुगतानों की प्रणाली का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक और कठिनाई थी कि जो भुगतान हम तत्काल नहीं कर सकते हो, उनको भविष्य में करने में कुछ समय लगता है, तो उसे भुगतान करने में समस्या थी वस्तु विनिमय में। जैसे ब्याज, मजदूरी, किराया, इन सब का भुगतान जो है वो भविष्य के लिए किए जाते हैं, तो इन्हें स्थगित भुगतान कहते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में इस तरह के भावी भुगतान करने काफी कठिन होंगे। यदि आपने एक श्रमिक की सेवाएं प्राप्त की हैं और आपको उसे पर मंथ 5,000 रुपये पे करने हैं, और यदि वस्तु विनिमय प्रणाली में उसकी आप संभावना देखते हैं, तो वो असंभव दिखाई देता है कि अनाज या किसी अन्य वस्तु में उसको भुगतान करना। तो भविष्य में किए जाने वाले भुगतान वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी कठिन था। नेक्स्ट है धन या मूल्य के संचय की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में धन या मूल्य का संचय करना, जैसे वस्तुओं में या पशुओं में, ये भी काफी कठिन था। वस्तुओं या पशुओं का संचय करने के लिए एक तो बहुत अधिक लंबे या चौड़े स्थान की आवश्यकता होती है, और दूसरा पशुओं को यदि जीवित रखना है तो उन पर, उनके रख रखाव पर काफी धन खर्च करना पड़ता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में धन का संचय करना काफी असंभव होता है। नेक्स्ट है मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का मूल्य का जो हस्तांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये भी काफी कठिन था। जैसे मान लो एक व्यक्ति अपना मकान बेचता है और वो दूसरी जगह जाना चाहता है, तो उसे मकान के बदले में यदि वस्तुएं या पशु प्राप्त होते हैं, तो भारी वस्तुओं जैसे अनाज आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफी ही कठिन होगा, बल्कि असंभव लगता है ये भी। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा है, बैंक खाते हैं, डिपॉजिट, चेक, ड्राफ्ट, इन सब का काफी अभाव था। इन सुविधाओं के अभाव में हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है मुद्रा की वैधानिक और कार्यात्मक परिभाषा। कानूनी तौर पर मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून के द्वारा विनिमय लेन देन का माध्यम घोषित किया जाता है। कागजी नोट और सिक्के, जिन्हें सामूहिक रूप से करेंसी कहा जाता है, ये कानूनी तौर पर मुद्रा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन्हें विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। करेंसी को आदेश मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पीछे सरकारी आदेश होता है। दूसरी है मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा। इसके अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु मुद्रा हो सकती है जो 4 मूल कार्य करती है। पहला है विनिमय के माध्यम का, दूसरा है मूल्य के मापदंड का, थर्ड है भावी भुगतान के मान का कार्य, और फोर्थ है मूल्य के संचय का कार्य। तो इसके अंतर्गत कागजी नोट, सिक्के, बैंकों में पड़ी मांग जमा, जिसको हम चेक के द्वारा निकलवा सकते हैं, इन सबको मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है।
अब है मुद्रा की संकुचित परिभाषा और विस्तृत परिभाषा। मुद्रा की संकुचित परिभाषा के अनुसार मुद्रा में करेंसी और मांग जमाएं शामिल होती हैं। मांग जमाएं वे जमाएं हैं जिनको चेक के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, और करेंसी में नोट और सिक्के आते हैं। और विस्तृत परिभाषा के अनुसार मुद्रा, इसमें मौद्रिक परिसंपत्तियों में करेंसी और मांग जमाएं दोनों शामिल होती हैं, और निकट परिसंपत्तियां जिनमें हम बहुत कम समय के नोटिस पर मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे एफडी वगैरह। इसके बाद है मुद्रा का मौद्रिक मूल्य तथा मुद्रा का वस्तु मूल्य। तो मुद्रा का जो मौद्रिक मूल्य है, इसका संबंध किसी सिक्के या कागजी नोट पर उसके अंकित मूल्य से है। कागजी नोट का जो मौद्रिक मूल्य है वही उस पर अंकित होता है, जैसे 100 रुपए, 500 रुपए। 500 रुपए के नोट से आप बाजार में 500 रुपए के मूल्य की वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकते हैं। और दूसरा मुद्रा का वस्तु मूल्य, इसका संबंध उस वस्तु या धातु से है जिसकी वो मुद्रा बनी होती है। देखिए, जैसे यदि सिक्के सोने या चांदी के बने हुए होते हैं पुराने समय में, तो मुद्रा का जो मूल्य है एक सिक्के में लगे सोने या चांदी के बाजार मूल्य के बराबर होगा। इसके बाद है मुद्रा का वर्गीकरण। देखिए, मुद्रा का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है: पूर्णकाय मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा और साख मुद्रा। तो पहले है पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सिक्कों के रूप में होती है, और यदि सिक्के पर उसका अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का मूल्य बराबर है तो ऐसे सिक्के को पूर्णकाय मुद्रा कहा जाता है। जैसे अंग्रेजों के समय में 1 रुपए का सिक्का जो प्रचलित था। सेकंड है प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। इसका संबंध कागजी नोटों से है, और ये नोट पूर्णकाय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है साख मुद्रा। साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। जैसे भारत में 1 रुपए का सिक्का जिस धातु का बना हुआ है उसका बाजार मूल्य 1 रुपए के सिक्के के मौद्रिक मूल्य से बहुत कम है। नेक्स्ट वीडियो में मुद्रा के विभिन्न कार्यों के बारे में पढ़ेंगे।